सभी का स्वागत है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि किसानों का ये कार्यक्रम है, तो मैं इधर से युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए जय जवान का नारा लगाऊंगा। तो आप लोगों से अपेक्षा है कि आप जय किसान करिएगा और फिर मैं जय विज्ञान करूंगा। ठीक है, पहले भारत माता की जय के साथ शुरू करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान। आज जय जवान जय किसान जय विज्ञान यह नारा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक्सटेंशन किया था लाल बहादुर शास्त्री जी के नारा का, आज ये काफी रूप से सार्थक होता है। क्योंकि आज जब हमने ये नवीन कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारे काफी सारे किसान जो युवा वर्ग से आते हैं आज हमारे बीच उपस्थित हैं। लेकिन इन सब से पहले आइए बात करते हैं जो हमारा कुरुक्षेत्र संसदीय परिवार है। हमारे सांसद श्री नवीन जिंदल जी इस कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र को अपना एक परिवार मानते हैं, और मैं इस अवसर पर आपको समझाना चाहता हूं कि एक अभिभावक के रूप में हमारे सांसद श्री नवीन जिंदल जी इस परिवार के लिए किस तरह से योजना बनाते हैं, क्या है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट मॉडल। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत का सपना दिखाया था। उन्होंने यह प्रण लिया था कि जब अपनी आजादी के 100 साल होंगे, 100 साल कब हो रहे हैं? 2047 में, तब भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से उठाकर विकसित देशों की श्रेणी में शामिल किया जाए। इसका मतलब 2047 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में गिना जाए, माना जाए और विश्व में एक पहचान मिले। उस समय हमारे सांसद श्री नवीन जिंदल जी ने यह प्रण लिया था कि भारत के लिए भले ही यह लक्ष्य 2047 का है, लेकिन कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लिए यह लक्ष्य 2030 तक है। और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में जैसा आप जानते हैं कि 20% शहरी क्षेत्र है और 80% ग्रामीण क्षेत्र है। और आज भी ग्रामीण क्षेत्र का आधार कृषि है। और सांसद जी का मानना है कि विकसित कुरुक्षेत्र का सपना तब तक साकार नहीं होगा जब तक विकसित किसान का सपना साकार ना हो। और आज का कार्यक्रम नवीन कृषि संकल्प उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप लोगों के दिमाग में यह होगा कि सांसद जी ये नवीन कृषि संकल्प हो या यशस्वी छात्रवृत्ति योजना हो या मोबाइल मेडिकल यूनिट या स्किल सेंटर हो, इंटरनेशनल स्किल सेंटर, ये सारी योजनाओं को सोचते कैसे हैं, ये सारी योजनाएं धरातल पर कैसे आती हैं। तो यह सारी योजनाएं उन्होंने जो ये कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट मॉडल एक गढ़ रहे हैं, जिसका देश विदेश में एक नजीर बने, एक एग्जाम्पल बने। हमारे देश के जो 543 लोकसभा सांसद हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बने यह कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट मॉडल। उसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं। मेरी आपसे अपील होगी कि ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि इस 4 प्रमुख स्तंभ में आप सभी लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके उस परिवार के हिस्सा है जिसको वो एक अभिभावक मुखिया के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं, 2030 तक विकसित बनाना चाहते हैं। तो इस मॉडल का जो सबसे पहला स्तंभ है वो यह स्तंभ है कि जनता की समस्याओं और सुझावों को सुनना और समझना। जैसा आप जानते हैं हमारे सांसद श्री नवीन जिंदल के 2 कार्यालय सक्रिय रूप से काम करते हैं, एक कुरुक्षेत्र के मोहन नगर में और एक कैथल में। यहां पर डेली रूप से 150 से 200 संसदीय क्षेत्र के नागरिक नियमित रूप से आते हैं, और हमारे जो ये हल्का प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी, इन लोगों से नियमित रूप से बात करते हैं, उनको अपनी समस्याओं, सुझावों और अपने विचारों से अवगत कराते हैं।
और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनवरत रूप से जिंदल हाउस में जारी रहती है। आप सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी भी विजिट कर सकते हैं। आपको वहां पर एक हल्का प्रभारी सांसद श्री नवीन जिंदल जी द्वारा नियुक्त वहां मिलेगा, जो आपकी समस्याओं को समझेगा, जो आपके विचारों को ध्यान से सुनेगा। इसके अलावा 25 से 30 लोगों की टीम नियमित रूप से संसदीय क्षेत्र में भ्रमण करती है, अलग अलग वर्गों से इंटरेक्शन करती है, अलग अलग लोगों से बात करते हैं और उन सारे सुझावों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। तो वो ये सबसे पहला स्तंभ है और इस स्तंभ में आप लोगों की महती भूमिका है, क्योंकि आपके ही सुझाव पर विकसित कुरुक्षेत्र के सपना की नींव रखी जा रही है, फाउंडेशन रखी जा रही है। दूसरा स्तंभ है कि इस समस्याओं, इस सुझावों पर विशेषज्ञों की टीम, प्रोफेशनल्स की टीम, बेस्ट इन इंडस्ट्री की टीम द्वारा एक खाका तैयार किया जाता है, एक कार्य योजना तैयार की जाती है। तो ये नवीन कृषि संकल्प हो या यशस्वी छात्रवृत्ति योजना हो, यह सभी योजना उसी दूसरे स्तंभ से निकला हुआ है। तीसरा स्तंभ कि इनके क्रियान्वयन के लिए और नियमित रूप से इस पे फीडबैक के लिए एक साइकिल बनाई जाती है कि केवल क्रियान्वयन करके ही छोड़ नहीं दिया जाता है। नियमित रूप से आप लोगों के जो फीडबैक होते हैं उससे भी इसमें सुधार लाया जाता है। और चौथा स्तंभ है कि इसको एक संस्थागत रूप दिया जाता है। यह केवल एक किसी दिन विशेष या केवल एक समय के लिए नहीं होता है, यह हमेशा के लिए जारी होता है। तो सांसद श्री नवीन जिंदल जी द्वारा संचालित कोई भी योजना हमेशा के लिए जारी होती है। अब हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी उपस्थित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका जोरदार स्वागत करिए। मैं नवीन कृषि संकल्प अभियान में हमारे मुख्य अतिथि श्री श्याम सिंह राणा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। भारत माता की, जोर से नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की। जगमग जगमग होने लगी अब, जगमग जगमग होने लगी अब, होया बड़ा सिहारा सी, हल्के का कल्याण करने आया किस्मत हमारा। मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल की ओर से हमारे संसदीय कार्यालय प्रभारी श्री धर्मवीर सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्री धर्मवीर सिंह जी। ये नाम है क्या? नमस्कार सभी को। श्री नवीन जिंदल हाउस से मैं धर्मवीर यहाँ पर नवीन संकल्प शिविर में, नवीन कृषि संकल्प शिविर में आप सबका स्वागत करता हूँ। और यहाँ आए हुए हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मिनिस्टर, हरियाणा सरकार का स्वागत करता हूँ। और साथ में आए हमारे जिले के डीडीए, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्री आदित्य डवास जी, सेंट्रल वे हाउसिंग टीम के आए हुए सभी सदस्यगण, यहाँ पर सभी बैठे हमारे किसान साथियों, पत्रकार और छायाकार साथियों। जैसा कि आप सबको विदित है कि ये जो कार्यक्रम है सांसद श्री नवीन जिंदल जी द्वारा किसानों को जागरूक करने की नीयत से जो है रखा गया है। और इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री श्याम सिंह जी राणा, जो खुद जो है किसान भी हैं, किसानी का उन्होंने अच्छी तरह पता है कि किसानी क्या होती है और खेती बाड़ी किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी आए हुए हमारे अतिथिगण का स्वागत करता हूँ। और
जो भी कृषि से संबंधित किसानों के बारे में जितनी भी योजनाएं हैं वो विस्तार से हमारे जो यहाँ पर वक्ता हैं वो अच्छी तरह जो है वो उसको सुनाएंगे। तो मैं आप सबका साथ में आए हुए जितने भी हमारी टीम है उन सबका स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद धर्मवीर जी। नवीन कृषि संकल्प अभियान, ये माननीय सांसद नवीन जिंदल जी का विजन है कि हमारे किसानों की आय बढ़े, कई गुना बढ़े और हमारा जो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र है वो एक विकसित कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र बने। जो नवीन कृषि संकल्प अभियान है, मैं अब उसके कोऑर्डिनेटर जो पूरे संसदीय क्षेत्र में घूम रहे हैं मिस्टर ईशान पांडे जी को बुलाना चाहूंगा कि वो इस कैंपेन के बारे में थोड़ा डिटेल हमें जानकारी दें। श्री ईशान पांडे जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। माननीय सांसद जी ये बात जानते हैं कि एक विकसित कुरुक्षेत्र का रास्ता विकसित किसानों से ही होकर जाता है। इसीलिए माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी ने ये संकल्प लिया है कि हमारे किसान विकसित हो, उनकी आय में बढ़ोतरी हो, खेती का आधुनिकीकरण हो और भंडारण सुविधाएं उन्हें दी जाएं। और आज हमारे भारत में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि 10 में से 1 अनाज का दाना और 10 में से 2 फल सब्जी आज बर्बाद हो जाते हैं। सोचिए इससे हम कितने लोगों का पेट भर सकते हैं। सोचिए इससे किसानों की आय कितने गुना बढ़ सकती है। और इसीलिए नवीन जिंदल फाउंडेशन और केंद्रीय भंडारण निगम सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के समन्वय से हम नवीन कृषि संकल्प आज शुरू कर रहे हैं। ये किसी भी लोकसभा के लिए किया जाने वाला ऐसा पहला अभियान होगा। इसमें पूरे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में 22 से 23 सभाएं की जाएंगी, किसानों के साथ चर्चा की जाएंगी और उनकी जो दिक्कतें हैं उसके हिसाब से जो भंडारण सुविधाएं केंद्रीय भंडारण निगम की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से जो किसानों को सुविधाएं मुहैया की जाएंगी उन सब के बारे में भी चर्चा होगी। हमारा इससे उद्देश्य ये है कि हमारे किसानों को जो सरकार से चाहिए आप वो हमसे सीधे सीधे मांग सकते हैं। मैं इसमें केंद्रीय भंडारण निगम के बारे में भी आपको अवगत करना चाहूंगा। केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार की वो संस्था है जो पूरे भारत में वेयर हाउस की निर्मित और उनका मेंटेनेंस करते हैं। वेयर हाउस में किसान अपना अनाज स्टोर करके रख के उसे बाद में भी बेच सकते हैं। साथ ही साथ फल सब्जियों के लिए आने वाले समय में वेयर हाउस में कोल्ड स्टोरेज तथा फूड प्रोसेसिंग की सुविधाएं भी देश में कई जगह की गई हैं। और आखिरकार मैं आपसे एक और चीज कहना चाहूंगा। मैं खुद भी एक किसान परिवार से आता हूं और मैं जानता हूं कि ऐसे आजादी से लेके अभी तक ऐसी बड़ी सारी जो है नई स्कीमें नए प्लान बनाए गए हैं पर वो सफल होते नहीं हैं। और इसकी दिक्कत यह है कि उनको सफल करने के लिए शुरू से लेके अंत तक दृढ़ निश्चय के साथ किसी को लगना पड़ता है। यही चुनौती माननीय सांसद जी ने 1994 में फेस की थी जब वो हर भारतीय के हक के लिए कि वो अपना तिरंगा खुशी से फहरा सके इसके लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। तब भी उन्हें यही कहा गया था कि ये मुश्किल होगा, इसे करना असंभव है। पर आज माननीय सांसद जी ने ये कृषि संकल्प लिया है और माननीय हमारे श्याम सिंह राणा जी यहाँ पे उपस्थित हैं। उनके सामने मैं जरूर कहना चाहूंगा कि शुरू से लेके अंत तक हम इस कृषि संकल्प को पूरा करेंगे। और मेरा आप सभी किसानों से अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़ें ताकि ये संकल्प आपके सपनों को उड़ान दे सके। धन्यवाद। धन्यवाद ईशान जी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब 2024 में माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी यहां से चुनाव जीते तो उन्होंने जो उनका एक विजन है राष्ट्रीय ध्वज को घर घर तक पहुंचाना, उस अपनी परंपरा के अनुसार सबसे पहला 108 फुट का जो तिरंगा है
वो रादौर वासियों के लिए शिरोमणि महाराणा प्रताप पार्क में लगवाया था। और उसके बाद पूरे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में अब तक 30 विशालकाय तिरंगा लगवाए जा चुके हैं। आपके गांव तिगरा में भी एक विशालकाय तिरंगा लगवाया गया है। और मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हम रादौर वासियों का ये सौभाग्य है कि नवीन कृषि संकल्प अभियान आपके सानिध्य में माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी ने रादौर से आरंभ किया है। तो मैं इस कार्यक्रम को, इस रादौर वासियों के लिए बहुत बड़ी बधाई है। कृपया जोरदार तालियों के साथ माननीय सांसद जी का धन्यवाद करें ताकि ये बात उन तक पहुंचे। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा, जो वेयर हाउस जगाधरी से हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर हैं श्री विंध्य गौरव जी, जो ये कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर एक अपना विस्तृत हमें उसकी पूरी डिटेल जानकारी दें। विंध्य गौरव जी। माननीय कृषि मंत्री जी, हरियाणा सरकार, मंचासीन वरिष्ठ अधिकारीगण एवं किसान भाइयों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज रादौर की इस पुण्य भूमि पर मुझे यह आप सभी किसानों को केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने का मौका मिला है। उसके लिए अत्यंत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं अपना पहले तो आप सभी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या केवल फसल पैदा कर लेना ही पर्याप्त होता है एक किसान की आय बढ़ाने के लिए? कटाई के बाद अनाज को सुरक्षित रखना, उसमें नमी न बढ़ने देना, उसमें कीट न लगने देना, उचित समय पर उसका बाजार में सेल करना, यह सब चीज़ अगर आप सुनिश्चित करेंगे तो डेफिनेटली किसानों की आय बढ़ेगी। भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम है केंद्रीय भंडारण निगम, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। आज केंद्रीय भंडारण निगम के देश भर में 900 से अधिक आधुनिक वेयर हाउसेज हैं। इसके साथ साथ 145 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण होता है केंद्रीय भंडारण निगम के आधुनिक गोदामों में। एक कहावत है, जो अनाज बचाया वही कमाया। जैसा ईशान जी ने भी बताया कि 10 में से 1 दाना अनाज का नुकसान हो रहा है देश में और 10 में से 2 फल का। अगर किसान भाई इस चीज को बचाने में सक्षम हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी आय बढ़ेगी। केंद्रीय भंडारण निगम न केवल भंडारण की व्यवस्था देता है, आपके खाद्यान्न को कीट से सुरक्षित रखने के लिए, आधुनिक भंडारण सुविधाएं देने के लिए और बेहतर मूल्य दिलाने में आपकी मदद करता है। वैज्ञानिक भंडारण सुविधा जो केंद्रीय भंडारण में दी जाती है, जो कि किसान भाई आजकल अपने घरों में रख लेते हैं या सीधा मंडियों में सेल कर देते हैं, उससे उनको मंडियों में उचित मूल्य नहीं मिलता है। क्योंकि जब माल आता है मंडियों में तब उस समय मूल्य घट जाता है और समर्थन मूल्य पे सरकार द्वारा दी जा रही समर्थन मूल्य पे ही उसको बेचना पड़ता है। परंतु क्या किसानों को यह बात पता है कि वो भंडारण के लिए केंद्रीय भंडारगृह के गोदामों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां एक निम्न मूल्य पे, जो कि केंद्रीय भंडारण निगम का पब्लिश टैरिफ है, उस पे भी सरकार द्वारा, केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा 30% की रियायत दी जाती है किसानों को भंडारण के लिए। कुरुक्षेत्र क्षेत्र में बात करें तो लगभग यह भंडारण राशि जो आती है वो 4 रुपये 20 पैसे के आसपास होती है प्रति माह एक 50 किलो बोरे के लिए। अगर आप इसको 6 महीने रोक लेते हैं, मान लीजिए आपने गेहूं की कटाई की और अप्रैल मई में आपने स्टोर किया और आप इसको नवंबर दिसंबर में जाते हैं, तो ये सभी को पता होगा कि नवंबर दिसंबर में गेहूं की मूल्य काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आज 2585 रुपये समर्थन मूल्य है तो कम से कम 2800, 2900, 3000 रुपये
हमें नवंबर दिसंबर में मिल जाता है। तो किसानों को मानिए तो लगभग 400 प्रति कुंटल का लाभ हो रहा है, और खर्चा उनका कितना आ रहा है, लगभग 24 से 25 रुपए 6 महीने का। तो इस तरीके से आप इसको उचित समय पे सेल करके आप अधिक मूल्य कमा सकते हैं। दूसरा आता है कि किसानों को बीज के लिए, अपने नैतिक खर्चों के लिए और अन्य कारणों से भी पैसों की जरूरत पड़ती है, जो कि वो इसीलिए जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस सेल, जैसे उसने उपज उगाई और कटाई की उसने बेच दिया ताकि पैसे उसके आ जाएं, कुछ उधार चुकता करे, कुछ नए बीजों के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए उसको चाहिए पैसे। इसमें भी केंद्रीय भंडारण निगम किसानों का काफ़ी मदद कर सकता है, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट होता है नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट। यह एक पावती पत्र होता है जो कि आप हमारे यहाँ जब भंडारण करते हैं तो हम आपको एक पावती पत्र देते हैं जिसमें आपकी अनाज की ग्रेन की क्वालिटी, कितना अनाज है और क्या अनाज है, यह सब कुछ मेंशन रहता है। आप इस पावती पत्र को रख करके किसी भी बैंक से बहुत ही सरलतापूर्वक ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको उसी समय कटाई के बाद आपको बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बाद में बेचेंगे तो आपको अधिक मूल्य मिलेगा, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा कीट नियंत्रण, जो कि सबसे बड़ी समस्या है, किसान भाई लोग अपने घर में बीज के लिए रखते हैं, अपने खाने के लिए रखते हैं, और समय के साथ उसमें कीट लगता है। जैसे अभी मौसम चल रहा है, नमी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी बहुत है, इसमें जो हम केंद्रीय भंडारण निगम जो आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करता है अपने गोदामों में, हम उसकी प्रचार प्रसार किसानों को, हमारी ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके थ्रू हम करते हैं। और यहाँ पे मैं नवीन जिंदल फाउंडेशन का बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके आप लोगों को इस चीज़ से अवगत कराने का हमें मौका दिया। उचित समय पे उचित तरीके से अगर आप भंडारण करते हैं, इवन अपने घर में भी, तो आप अपना अनाज नुकसान होने से बचा सकते हैं। समय पे पहले तो उसकी नमी को आप देखिए, नमी आपको अगर अपने अनाज जो भी भंडारण करना है, अगर नमी मालूम करनी उसकी कितनी है और क्या सेफ लिमिट होती है, आप केंद्रीय भंडारण निगम के किसी भी भंडारगृह पे अपना सैंपल ले जा करके चेक करा सकते हैं। वो आपको नमी बता देंगे और इवन किस आर्द्रता तक रखना है आपको वो भी बता देंगे वो। दूसरा चीज, हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमेशा ये बताते हैं कि किस तरह से आधुनिक भंडारण का रूपांतरण करते हुए आप अपने यहाँ भी रख सकते हैं। अभी क्या होता है, गोदाम गाँव में जहाँ किसान रखते हैं अपना अनाज, वो एक कोठरी में पूरा भर देते हैं या टिन में रख देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, वातायन नहीं हो पाता है, जिससे फफूंदी और वगैरह वगैरह कीड़े लगते हैं। इस चीज के लिए जो हमारे आधुनिक तरीके हैं उनका आपको विस्तृत में जानकारी मिलेगी। आप हमारे साथ आएँ, हमसे संपर्क करें, हम आपको सब कुछ भंडारण, इवन हमारे अधिकारी जो गोदामों में अवेलेबल हैं वो आपको जा करके आपके लोकेशन के हिसाब से आपको उचित तरीका बता सकते हैं भंडारण का। इसके अलावा एक हमारी डिसइंफेस्टेशन एक्सटेंशन स्कीम सर्विस है, जिसमें हम किसानों के घर जा करके उचित मूल्य पे किसानों के अनाज जो उन्होंने भंडारित किया है उसको भी हम कीट नियंत्रण करने का, फ्यूमिगेशन करने का, स्प्रेइंग करने का सारा कुछ व्यवस्था उनके घर पे ही उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी की सपना है कि किसानों का आय बढ़ाना है, तो केवल उत्पादन बढ़ाने से किसानों की आय नहीं बढ़ेगी, उत्पादन के साथ साथ आपको संरक्षण भी करना पड़ेगा। संरक्षण करेंगे तो आपका नुकसान कम होगा, गुणवत्ता बनी रहेगी, और आपको जैसा कि केंद्रीय भंडार निगम द्वारा आपको सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे आप आसान किस्तों, आसान दरों पे और आसानी से राष्ट्रीय बैंकों से आप ऋण ले सकते हैं, और जिससे कि किसानों की जो मजबूरी में खासकर कटाई के तुरंत बाद सेल करने की आवश्यकता पड़ती है वो उससे बचेगा और ऑफ सीजन में अपना माल बेचे, जिससे कि उसको अधिक मुनाफा हो।
इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं विजेंद्र जी को आमंत्रित करूँगा जो कि आपको कीट नियंत्रण के बारे में बाकी सूचनाएं देंगे। विजेंद्र जी। धन्यवाद विंध्य जी। वो मुल्क कभी भूखा नहीं रह सकता साथियों, जहां किसान की इज्जत इबादत समझी जाए। वो मुल्क कभी भूखा नहीं रह सकता साथियों, जहां किसान की इज्जत इबादत समझी जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो स्वयं एक किसान है। आज हमें उनका सानिध्य मिला है, उनका अनुभव हमें सीखने को मिलेगा। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा विजेंद्र जागृत जी जो तकनीकी विभागाध्यक्ष हैं क्षेत्रीय कार्यालय पंचकूला में। वो आपको आपकी फसल, आपके उत्पादन को जो नुकसान कम से कम कैसे हो उसके बारे में आपके साथ विचार साझा करेंगे। विजेंद्र जागृत जी कृपया। नमस्कार सभी को, मैं विजेंद्र जागृत, मैं राजस्थान से मूल निवासी हूँ, राजस्थान का। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो उत्तराखंड से है, जबकि मास्टर्स एंटोमोलॉजी में हिमाचल प्रदेश से है। मास्टर्स मेरी एंटोमोलॉजी में है, तो मैं आपको स्पेसिफिक इंसेक्ट्स के बारे में, जिन्हें कीट बोलेंगे हम, उनके बारे में ब्रीफ करूँगा। जैसा कि विंध्य गौरव सर ने काफ़ी अच्छे से आपको 1 बाय 1 चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया, उनके बारे में बताया। मैं एक दो चीज़ और ऐड करूँगा, उसके बाद में कीट नियंत्रण पे आऊँगा। जैसा कि केंद्रीय भंडारण निगम है, वो एक नवरत्न प्राप्त एक संस्था है, जो कि अभी 2024 में ही नवरत्न स्टेटस प्राप्त हुआ है। आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, वर्तमान समय में हमारे 27 नवरत्न संस्थाएं हैं, जो कि अभी रिसेंटली न्यूब्लिगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है जो असम में बनी है। तो हमारी केंद्रीय भंडारण निगम है, उसमें एक प्रमुख भाग होता है कीट नियंत्रण का। कीट नियंत्रण से आप अनभिज्ञ नहीं हैं, वो ऐसे, क्योंकि जब किसान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुरुक्षेत्र में प्रमुख जो फसलें ली जाती हैं वो गेहूं और चावल है। चावल को जब पेडी का जो इनिशिएशन स्टार्टिंग, जब सोविंग का टाइम होता है, वहीं से लेकर आप कीट नियंत्रण के लिए जागरूक रहते हैं और कीट नियंत्रण करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम राइस की जब सैंपलिंग स्टार्ट करते हैं, जब उनको सोविंग करते हैं, तब एक कीट होता है येलो स्टेम बोरर, जिसको तना छेदक बोलते हैं। तना छेदक से आप रूबरू होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये भी जानते होंगे कि जब सैंपलिंग जो जहाँ पे आप तैयार कर रहे हैं उसको मुख्य क्षेत्र में पहुँचाने के लिए जब आप जाते हैं तो उसकी जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हटाते हैं। ऐसे ही जब धीरे धीरे क्रॉप बढ़ती है, उसके बाद में और कुछ कीट का सामना करते हैं आप। जैसा कि आपने ये भी देखा होगा कि फसलों में जो कीट होता है वो एक पत्ते को रोल भी कर लेता है, जिसको लीफ होल्डर बोलता है, क्योंकि उसने पत्ती को रोल कर लिया है। इसी के साथ में एक ऐसा कीट भी होता है जो कि पूरी फसल को भूरे रंग में बदल देता है। जैसे हम जानते हैं कि जो धान का जो कलर होता है ग्रीन रंग का होता है, लेकिन ऐसा कीट जो ग्रीन से उसको ब्राउन में कन्वर्ट कर दे, ऐसा कीट भी आपने देखा होगा। इसके साथ में एक ऐसा कीट भी देखा होगा आपने, जब चावल में बालियां बनने लगती हैं, तो बालियां जब तक ठोस ना हो उसको खत्म करने के लिए एक कीट ऐसा होता है कि जो बालियों में से रस चूस लेता है। ऐसा कीट भी आपने देखा होगा। जो ये अनुभव भी किया होगा आपने, जब बालियों से रस चूसा जाता है उसके बाद में एक अजीब की तरह की गंध पूरे वातावरण में फैल जाती है। तो किसान भाइयों, आप कीट से अनभिज्ञ तो नहीं हैं, क्योंकि आप
जो फसल की स्टार्टिंग होती है सोविंग से लेकर अंत तक, जब तक वो हार्वेस्ट ना हो जाए तब तक आप उसको नियंत्रण करते रहते हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो आप अभी तक करते आए हैं और जो भंडारण निगम कर रहा है उसको थोड़ा कोरिलेट करना चाहूँगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कीट होता है वो मुख्य रूप से जो फील्ड में जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, जैसे मुख्य रूप से अभी तो हम धान और गेहूं की ही बात कर रहे हैं, इसमें जो कीट होता है वो लगभग दो ही प्रकार के होते हैं। एक कीट ऐसा जो पत्ते से या जो दाना होता है उसे रस चूसता है। एक कीट ऐसा जो रस चूसने के अलावा पत्ती को और दाने को खाता है। ये दोनों प्रकार के कीट हम ज्यादातर देखते हैं, और इन दोनों का प्रकार नियंत्रण कैसे करना है, कैसे कंट्रोल करना है इसको, इन दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग होती है, उनका तरीका अलग होता है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय भंडारण निगम की। भाइयों, आपने अपनी उपज को प्राप्त कर लिया, उसके बाद में उसके सामने प्रमुख रूप से जो चुनौतियां आती हैं उसमें से होता है कि उसको जो नुकसान हो सकता है उसको बचाया कैसे जाए। नुकसान में प्रमुख रूप जो कीट होता है वो प्रमुख है उसका। एक जो आईसीआर में जो सीफेट है उसमें स्टडी भी हुई है, जिसके आधार पे ये बोला गया है कि जो मुख्य कीट है वो एक नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही अगर अनाज है उसको नमी ज्यादा मिले तो फफूंद लग जाती है। इसके अलावा जब आप मुख्य मैदान से उसको अपने घर तक या घर से कहीं और पहुंचाते हैं तब बीच रास्ते में जो नुकसान होता है उससे बचाना है। इन सब चुनौतियों के साथ में और मुख्य रूप से हमारे सामने जो मुख्य चुनौती आती है वो ये है कि अगर हमारा उपज है अगर वो लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाई तो हम उसको उचित लाभ हमें मिलेगा कैसे। तो अब मुख्य भूमिका में आता है केंद्रीय भंडारण निगम। केंद्रीय भंडारण निगम जब आपके उपज को, जैसा कि सर ने बताया कि ENWR जिसको इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट बोला जाता है, वो कि आपको वेयर हाउस मैनेजर प्रोवाइड कराता है, जिसके आधार पे आप बैंक के थ्रू अपनी उपज का जो वर्तमान समय में जो अमाउंट बनता है, जो रेट चली हुई है, उसके आधार पे 70% तक आपको लोन मिल सकता है। और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जब आपकी उपज हमारे वेयर हाउस तक पहुंचती है तो उस उपज में हम अपनी भूमिका कहां तक निभाते हैं, कैसे हम कंट्रोल करते हैं, मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ करूंगा आपको। जैसा कि मैंने पहले बताया, कीट मुख्य प्रकार से दो टाइप के होते हैं, एक कीट चूसने वाले और एक कीट किसी भी जो हमारा उपज है उसको खाने वाले। अब बात सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होती है। जब हमारा राइस मिलिंग के बाद में वेयर हाउस में पहुंच गया, साथ में ही राइस के अलावा अगर गेहूं पहुंचता है तो इसमें मुख्य रूप से, वैसे तो कीट बहुत होते हैं लेकिन मुख्य रूप से हम मुख्य तो उन्हीं को मानेंगे ना किसान भाई, जो कीट ज्यादा नुकसान पहुंचाए उन्हीं को मुख्य मान सकते हैं हम। ऐसे तो मैं बताऊं आपको, जैसे राइस है उसमें इटसेल्फ 100+ कीट आते हैं, तो 100+ कीट तो मुख्य नहीं हुए। मुख्य तो हमारे वो होते हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही जो राइस में जो मुख्य कीट है उसको हम इंग्लिश में तो राइस विविल बोलते हैं, लेकिन हम देसी भाषा में उसको सुंडी वाला कीड़ा बोलते हैं। उसके जो सूंड होती है, एक कीड़ा राइस में ये होता है। दूसरा कीड़ा इसी का एक साथी होता है जिसको हम ट्राइबोलियम बोलते हैं। वो आपने घरों में भी देखा होगा, जब अनाज कुछ समय तक भंडारण रह जाता है घरों में, 2 से 3 महीने 4 महीने जब निकल जाते हैं तो एक इल्ली जैसे भूरे रंग की आपके सामने आती है, वो भी एक मुख्य कीट में आता है राइस में। अगर हम वीट की बात करें तो वीट में एक लेसर ग्रेन बोरर के नाम से आता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा भाइयों, जो लेसर ग्रेन बोरर है वो ऐसा होता है जैसे कि उसने हुड पहन रखी हो। जैसे हम सर्दियों में हुड पहनते हैं वैसे उसकी संरचना होती है, और वो बड़ा ही घातक होता है। वीट में घातक किस प्रकार से, वो जो वीट है
उसको खुरच खुरच कर उसका आटा बना देता है। तो जब वीट का अगर आटा बन गया तो उसका मूल्य भला कौन देगा हमें, और वो मिलेगा भी नहीं हमें। तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, कीट 2 प्रकार के होते हैं, यहां पे भी कीट 2 प्रकार के होते हैं। जब हमने भंडारण किया, भंडारण के बाद में जो कीट है उसमें एक कीट होगा जो शुद्ध और फ्रेश ग्रेन को अपना टारगेट बनाएगा। एक कीट होता है जब फ्रेश कीट पे टारगेट बना लिया कीट ने, उसके बाद में जो उसका पार्ट बचा हुआ है, जो टूटा फूटा पार्ट है, जो उसका आटा है उस पे बचा हुआ, उस पे अटैक करते हैं। तो ये 2 प्रकार के कीट होते हैं। ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, कीट चाहे जिस भी प्रकार का हो, उसको नियंत्रण करने के प्रमुख और प्रॉपर तरीके हैं। जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो भी हमारी उपज है, भले ही वो राइस हो या वो गेहूं हो, उसको सर्वप्रथम हम जैसे ही हमारी उपज हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद में उसको सूरज की गर्मी के नीचे उसको प्रॉपर सुखाएं आप। अगर सुखाएंगे आप प्रॉपरली, वो सूख जाएगा तो मुख्य रूप से कई इंसेक्ट आपको वैसे ही बच जाएंगे, उससे आप इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में मुख्य एक दूसरा तरीका, एक नमी नियंत्रण। अगर नमी नियंत्रण रहेगी प्रॉपरली तो हम काफी इंसेक्ट से अपना उपज का बचाव कर सकते हैं। इसके साथ ये 2 प्रकार के कीट को अगर हमने रोका, हमारे पास तरीके बहुत है रोकने के लिए। बस मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। हमारे पास ऐसे तरीके हैं, हम फ्यूमिगेशन करते हैं, जो हमारा पूरा लोट होता है, पूरा स्टेक होता है, जहां पे हम आपके उपज को इकट्ठा करते हैं। और उस फ्यूमिगेशन में एक खास बात यह होती है, जो भी इंसेक्ट जो रस चूसने वाले होते हैं और जो खाने वाले होते हैं, उनको एक बेहतर तरीके से दोनों को रोका जा सकता है। दोनों को क्या, किसी भी टाइप का इंसेक्ट हो उसको रोका जा सकता है फ्यूमिगेशन से, क्योंकि फ्यूमिगेशन में ये एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो इंसेक्ट को उस जगह प्रभावित करता है जहां से इंसेक्ट सांस लेता है। अगर सांस लेते हुए इंसेक्ट अगर जहर ले रहा है अंदर, तो वो बच ही नहीं पाएगा। तो मैं अपने आपका सभी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद जागृत जी। मंत्री जी को, हमारे माननीय मंत्री जी को कोई जरूरी काम से जाना है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको संक्षिप्त कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे यमुनानगर के डीडीए आदित्य प्रताप डबास जी से, कृपया अपने विचार रखें, थोड़ा सा संक्षिप्त करें, क्योंकि मंत्री जी को परम आदरणीय श्री श्याम सिंह राणा जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नए सरकार, श्री धर्मवीर जी रिटायर्ड आईएएस, डीजीएम साहब, नवीन कृषि संकल्प के इस कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटर सरदार सुरेंद्र सिंह जी, सभी किसान भाइयों और पत्रकारों, जैसा कि अभी आप आज ये संकल्प, नवीन संकल्प, जो मेरे मोटी मोटी बात समझ में आई, मेरे मोटी मोटी बात ये समझ में आई कि जो किसान का अनाज खराब होता है, उस अनाज को कैसे बचाया जाए, उसके लिए सेंट्रल वेयर हाउसिंग जो है, ये गोडाउन आप देखते होंगे जहां लिखा होता है एफसीआई, सेंट्रल वेयर हाउस कारपोरेशन। तो मुद्दा ये है कि जगह जगह ऐसे भंडारण बनाए जाएं ताकि जैसे ही मंडी में उपज आए और तुरंत उन भंडारणों में पहुंच जाए, ताकि एक एक अनाज सुरक्षित हो जाए। सर, अभी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। सर, अभी हम बात कर रहे थे, पूरे प्रदेश में जहां जहां मंडियां हैं, तकरीबन 25, 30, 40 एकड़ तक मंडियों के पास जमीनें हैं। और धर्मवीर जी भी कह रहे थे कि जितनी मंडियां हैं सर, उन मंडियों में कहीं 5-7 एकड़ में कहीं साइलो लग जाए मंडी के साथ ही। तो सर, जब फसल आती है तो हमेशा एक ही रहती कि जीरी कटने वाली है, जीरी को 10 दिन पहले मंडी खोल दो आप, या सूरजमुखी का भी 10 दिन पहले कर दो। और सब जब परचेज शुरू होती है तो परचेज के टाइम पे कई बारी बारदाना नहीं आता, कई बार ट्रांसपोर्टर नहीं आता, पड़ा रहता है, तो बहुत समस्याएं हैं।
तो सर मेरा आपसे निवेदन ये है कि सर जो मंडियों में जमीनें पड़ी हैं, तकरीबन किसी मंडी में 40 एकड़ है, किसी में 50 एकड़, 20 एकड़ है, सर उन मंडियों के आसपास इस तरह के साइलो बन जाएं तो एक तो सर जो बारदाना है, बारदाने से पीछा छूट जाएगा। दूसरा उसमें क्या है कि जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रक वाले कई बार हड़ताल पर चले जाते हैं, मजदूर का मामला है, लेबर की समस्या है, कहीं पंखा लगाने की है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो इनसे सोल्व हो जाएंगी। तो मोटी मोटी ये बात है। और मैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमारा आप तो बीच में बोलते रहते हैं, अब मैं माननीय मंत्री जी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब की बार धान की सीधी बिजाई पे 4500 रुपये पिछले साल से मिल रहे हैं। माननीय मंत्री जी के प्रयास से ये 500 रुपये बढ़े और 200 रुपये पुराली ना जलाने वालों के बढ़े। पहले 1000 मिला करते, 1200 मिलते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर जो धान की सीधी बिजाई है, सर अब की बार वो यमुनानगर में काफ़ी बढ़ी है। यमुनानगर में नहीं, सिर्फ पूरे हरियाणा में बढ़ी है वो धान की सीधी बिजाई, क्योंकि धान की सीधी बिजाई में सिर्फ पानी जो बचाना है वो जून के महीने में बचाना है, जुलाई में बारिश शुरू हो जाती है। तो सर उसको भी सर तकरीबन 7000 रुपये धान की सीधी बिजाई हम कर देंगे, 7000 रुपये पर एकड़। तो सर आने वाले 4-5 साल में जो हमारा तकरीबन 25 लाख एकड़ में ये अपनी जीरी होती है, सर आप देखिए 20 लाख एकड़ सर हमारा धान की सीधी बिजाई में आ जाएगा सर, 7000 रुपये करने से सर, क्योंकि लोगों की डिमांड है ये, बोला जी हमारा खर्चा आ जाता है उस टाइम पे। तो सर ये मेरी एक निवेदन है सर। और जो 1200 रुपये सर पुराली वाला, सर वो भी 2000 रुपये हो जाए। अब की बार सर लोगों ने आग नहीं लगाई कहीं पर भी। और सर 47 करोड़ रुपए सीधे जिन्होंने आग नहीं लगाई 1200 रुपये के हिसाब से उनके खातों में गए हैं, 47 करोड़ रुपए जिला यमुनानगर के किसानों के सर। अगर जो सर ये भी 2000 रुपये हो जाए तो सर ये पुराली भी संसाधन है। पुराली भी सर आज के दिन 400 रुपये उसका भाव है, 400 रुपये सर, 400 रुपये क्विंटल भाव है पुराली का। पुराली मिल नहीं रही कहीं पर भी। तो ये सरकार ने जो प्रयास किए हैं, माननीय मंत्री जी ने जो प्रयास करे हैं कि 1200 करवाए, ये 1500 या 2000 हो जाए तो सर ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और एक सर ये धान की सीधी बिजाई पर जो 4500 रुपये दे रहे हैं सर, वो 7000 रुपये हो जाए तो तकरीबन यमुनानगर का तो 1 लाख 1.5 लाख एकड़ धान की सीधी बिजाई में आ जाएगा। और धान की सीधी बिजाई का समय भी आपको पता है कि 20 मई से शुरू हो जाता है। 20 मई से शुरू होगा तो आप पहले काट लोगे, सितंबर में आपका कट जाएगा। और स्टमक लेने के बाद एक बीच में जो है धनिया वगैरह या और कुछ लेना है वो एक एक्स्ट्रा क्रॉप आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं, मंत्री जी ने जाना है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डबास जी। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री श्याम सिंह राणा जी से, वो आए और हमें सभी किसान साथियों को अपना आशीर्वाद दें। श्याम सिंह भाई, सारे साथियों से मेरा अनुरोध है, एक जगह से आप जोर से बोले, भारत माता की। अच्छा भाई, बात एक है, नाम तो मेरा लिंदर है भाई, राणा जी ने कहीं जाना, हम ना जाना कहीं नहीं, मैं तो रही हूं। बाकी तुम बताओ कितनी देर बैठ जाओगे, क्योंकि अब तक तो यूं खाली हो गया परले वाला। अरे भाई थम थारा भी तसल्ली नहीं है, तुम भी बीच में उठ कर चले जाओगे, फिर हम क्या करेंगे। मार पता हुआ टाइम पूरा, हम तो अपना घर छोड़ कर रहे कई साल से, 2007 से मन और काम के करना, काम यही तो है एग्रीकल्चर का। आज माननीय जिंदल जी ने एक मैसेज दिया था भाई, नवीन कृषि अपना प्रोग्राम चलाया। मैं कह रहा था भाई, नवीन गेला हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका नाम भी थोड़ा सा साथ जुड़ जाए तो ये पूरा हो जाएगा। नवीन नदीन जी के नाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पूरा हो गया, और नवीन जी से नवीन जिंदल जी का हो गया, दोनों ही आ गए उसमें। दोनों की मनसा एक है। वैसे मैं अपने मन की बात कह रहा आपसे भाई, रदौर के लोगों का एक मन था भाई नवीन जिंदल एमपी बने, ये सच्चाई है, ये नहीं है भी मैं कोई वैसे बात कह रहा। अरे भाई एमएलए बने राणा, ये आप लोगों की इच्छा थी, रदौर विधानसभा के लोगों की, और ये पूरी होगी। अब मानना भी काम पूरा करना चाहिए। वैसे हम तो लगे हैं पूरे तौर से, और नवीन जिंदल बहुत बढ़िया आदमी है,
भाई सांसद है, पहले भी रहा सांसद, स्वभाव का अच्छा है, और उसने ऐन बढ़िया प्रोग्राम छेड़ा ये कृषि का। और कृषि का जो डबास जी ने बात तो शुरू करी लेकिन तोड़ियो ख़त्म कर दी। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, सरकार की एक योजना है। वैसे तो हमारे अधिकारी बोल रहे थे, वो भी ठीक बोल रहे थे साहब, वो कह रहे थे भी DSR भाई सीधी बजाई दान की। लेकिन इसमें मैंने दिल्ली के अंदर एक ऑब्जेक्शन कर दिया था, भाई DSR नहीं है, DS दान है, अंग्रेजी का शब्द है ये। चौल बोया नहीं जाता, आटा नहीं कभी बोया जाता, चीनी गुड़ नहीं कभी बोए जाते। चीनी गुड़ के लिए तो गन्ना बोना पड़ेगा, आटे के लिए गेहूं बोनी पड़ेगी, और चौल के लिए धान बोना पड़ेगा। तो ये सिस्टम था, भाई धान आना चाहिए इसमें, चौल की तो बजाई नहीं होती। पुराने जमाने में कुछ कृषि मंत्री थे ऐसे जो इस बात का जिक्र करते थे। पुरानी सरकार में मारते, पहली सरकार भी चली, उसमें जाकर पंजाब में जाकर भाषण दे कर यूँ कहा इस बार गुड़ बो ज़्यादा, बता भाई गुड़ बोया जाए करा क्या, चीनी बो इस बार का, चीनी बोई जाती है क्या? ऐसा नहीं है, चौल बोए जाते हैं क्या? ये एक अनजानपने की बात थी। लेकिन अगर समझदारी से काम करे तो साथियों खेती जो है बहुत आसान है। दिक्कत मुश्किल बना ली, मुश्किल भी मान अपने आप ही बना ली। खेती तो अपने देश के अंदर उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखिद्ध चाकरी, भीखन दान, खेती बहुत उत्तम है। लेकिन साथियों उत्तम कैसे है? हिंदुस्तान दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है जिसमें समतल एरिया सारी दुनिया के देशों से सबसे ज्यादा है भारतवर्ष के अंदर। इसलिए ये कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ समतल एरिया ज्यादा है। देसी सी भाषा में अगर हम आपको समझाएं या आपको बताएं, अगर सारे दुनिया में से 100 एकड़ छांट लें बढ़िया जमीन, कल्ले हिंदुस्तान के पास 30 एकड़ है, सारी दुनिया का हिस्सा। तो इतना बढ़िया देश है ये, इसमें एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप है। अगर खेती को हम लाभकारी बना के चलें तो इस देश की बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। युवाओं का जो ध्यान है वो खेती से क्यों हटा? क्योंकि इसको घाटे का सौदा बना दिया। अब घाटे का काम तो कोई करना नहीं चाहता। ये लाभकारी रहे, और इस लाभकारी के अंदर सरकार की बड़ी भूमिका होती है और भाई अपनी भी होती है। अब मैं तो बचपन से खेती करता आया, कुदरती मैं चगाए कराते, गाया चगाए कराते, पहले तो जंगल हो कराते, रानी गए वहां तो उनके बछड़े बुछड़े पकड़ काल आलमा जोड़े कराते। तो पुराने टाइम की खेती का अनुभव है। अब ये जो कीटनाशक की बात चल रही है, हमारे एक अधिकारी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। हम जब थोड़ी उम्र के थे, हमारा एक साथी चरी का बार लेकर आया। हमने पूछा भाई तो ना कहाँ ले जाएगा, गाँव में ले जाएगा क्या? यूँ कहा ना गन्ने में घेर कहूँगा। माँ गन्ने में कोई मैंस बांध रखी? यूँ कहा ना मैंस नहीं है, गन्ने का कीड़ा खत्म करना। हाँ, मेरे को वो बात याद थी। मेरे दौरा कृषि मंत्री जब आए तो दवाइयाँ वाले आ गए। वो कहने लगे जी हमने दवाइयाँ का बेचनी है और आप कृषि मंत्री हो, हमारी बात समझ लो। मैं बोले अभी थारी तो बाद में समझाएंगे, पहले मेरी समझ ले। जो कहा आपकी क्या है? महामना एक बताओ, हमारा एक साथी गन्ने चरी का बार लेके आया था और गन्ने में घेर का है, वो कीड़ा मारने की बात कर रहा था। उस टाइम तो हम बच्चे थे। भाई अब तो मंत्री बन रहे हैं, मां नए बात समझा दे। तो उसने फिर मोबाइल खोलिया, मोबाइल के अंदर फिर वो कीड़े कीड़े काटे उसने। जो कहा जी बात तो राणा जी आपकी सही है, जो चरी वाला कीड़ा है अब तो स्प्रे करते हैं ना आप मारने के लिए, और पहले तो दवाइयां नहीं थी। पहले तो कीड़ा लग गया, राख गिर दी, और भैया चरी का
बाहर गन्ने में गिर दिया। जो सफेद कीड़ा था चरी वाला, वो गन्ने के कीड़े को खा जाता, मार देता, सारा गन्ने का कीड़ा खत्म हो जाता। यानी कि कीड़े से कीड़ा मारना, इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। तो उसने वो दिखाया, जो कहा जी ये सच है बात। उन्होंने नाम भी बताए अंग्रेजी में, जो उन्होंने सारी थ्योरी समझाई। लेकिन बात सही है साथियों, अब हमारे यहाँ जो साइड इफेक्ट है दवाइयों का, एक दवाई साइड इफेक्ट करती है और एक करती नहीं। अब यही है, जैसे एक दवाई अंग्रेजी साइड इफेक्ट करा, अपना दवाई दे दी कटड़ी ते कीड़े मारने की, वो अंग्रेजी दवाई दे दी, कीड़े तो मारेगी लेकिन वो साइड इफेक्ट भी करेगी। अगर 2-3 दिन की लस्सी और उसमें सरसों का तेल पाका, थोड़ा नमक पाका दे दें, वो साइड इफेक्ट नहीं करती, वो कीड़ा मार देगी। यानी कि औषधियाँ भी हैं ऐसी जो आयुर्वेदिक हैं, और भाई खाद भी वैसी आने लग गए जो साइड इफेक्ट नहीं करते। अब जो मैं आप खेती के बारे में नवीन जिंदल जी ने जो प्रोग्राम शुरू कराया, इसकी जरूरत थी। जरूरत क्यों थी? क्योंकि 2047 आने लग रहा, विकसित भारत, और भाई विकसित किसान, आत्मनिर्भर देश, आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर खेत। अब खेत को आत्मनिर्भर अगर हम बना देंगे तो देश आत्मनिर्भर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब खेत को कैसे बनाओगे आत्मनिर्भर? अब खेत में से अनाज ले लो, बाकी सारा सामान उसको उल्टा कर दो, अब वो उसकी ताकत बनी रहेगी। यानी कि कई बार हम मशीनें भी दे रहे हैं किसानों को, भाई तुम बेंडिंग कर ले, लेकिन असली बात साथियों ये है, अगर बेंडिंग तो करो आप, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा की बात है, आग ना लगाओ। लेकिन अगर खेत में खपा दोगे तो सोने पे सुहागा है, खेत की ताकत कम नहीं होने की, आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसकी ताकत बनी रहेगी। अब साथियों सरकार की नीतियां इतनी बढ़िया है, अगर उन नीतियों को आप समझ लें और आपको फायदा भी है। अब दान की सिद्धि बजाई, सिद्धि बजाई जब हम पौध बोते हैं वो तब होती है, क्योंकि पौध 1 महीने की जब हो जाएगी तब हम कद्दू करके लगाएंगे उसको। आप दोनों चीजों को एक चीज कंपैरिजन कर लो, आपने पौध बो दी, एक साथी ने पौध बो दी, एक साथी ने सिद्धि खेत में दान बो दिया, एक ही दिन बोया, एक ही दिन पौध बोई, एक ही दिन सीधा दान बो दिया। अब दान वो सूखे में बोया, पहले खेत में पानी दिया, गिल्ला हो गया, जब बात आया तो और दिया, किसके साथ है? मशीन के साथ। जैसे गेहूं हो रही, जैसे मक्का हो रही, जैसे सारी फसलें होते हैं हम तो। अब वो साथियों जब वो उसको 10 दिन के बाद फिर गिल्ला कर दिया, पानी नहीं खड़े करते उसमें, वो जाम गया, और उसके साथ साथियों थोड़ा बहुत घास भी जाम गया। आप इस बात से इनकार नहीं करते, एक घास का दिक्कत अगर दूर हो जाए फिर दान की सिद्धि बधाई जैसा कोई काम नहीं है, इसका घास कैसे मरे। अब साथियों जैसे हम रूटावेटर लेते हैं, अब एक रूटावेटर बना दिया, वो उसमें गैप में चलेगा, जिसमें दान के बीच में जो खाली जगह है ना, वो छोटा सा रूटावेटर है, जैसे ओरने की मशीन है ना, ऐसे ही है। हम उसको खेत में ट्रैक्टर के पीछे चलाते हैं, 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद जब घास हो गया उसकी वो खुदाई कर देगा, जैसे हम खुदाई करते हैं ना बाड़ी की, गन्ने की, ऐसे वो खुदाई कर देगा। अरे भाई एक जना कहने लगा जी ट्रैक्टर से राणा जी पेटे दबाएंगे। एक चीज है भाई, दान 20-25 दिन का, ट्रैक्टर कितनी फिर जाओ उसमें एक भी पेटा नहीं भरता, क्योंकि इतना नरम है वो नीचे आ जाएगा और फिर खड़ा हो जाएगा। अरे ये तो जो नरम होता है ना कोई चीज है, चाहे गेहूं है चाहे धान है। एक बार चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, हमारा शादी थी, गांव में आ गए, और भाई 4 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर थे,
तो कहने लगे भी हेलीपैड बनाओ। मारे एक ताऊ का छोरा था जबर सिंह, वो 300-400 एकड़ का मालिक है जमीन का। उसके पास सांझना कुछ लोग इकट्ठे हो करा दे। उसने एक बात कह करा दे, भाई जो का लंबड़दार इतनी जमीन है जमार पो ना, आम खेत में जाज तार दे। देसी भाषा बोला ना सांझना लोग, इतनी जमीन अगर मार पाओ तो हम जाज तार दे। कुदरती मारे गांव के अंदर प्रधानमंत्री का आना हो गया। उसने पता लग गया भाई जा जावांगे। और मेरे पास आया, जो कहा भाई छोटे भाई एक काम कर दे, न के प्रधानमंत्री आवागा मखावागा, क्या में आवागा, जहाज में आओगा मखा, ये जहाज मेरे खेत में तार दे, ये संजय टाइम मना रोज लाना देवा। मैं बोले अभी तो हमने खेत में तुरवा ले। उसने जी 10 किले दे दिए, हमने उसमें गिरड़ा मार दिया, हेलीपैड बना दिया, 4 हेलीकॉप्टर का उतर के। एक दिन तो आए पहले, वो जौन सी गेहूं दबरी थी ना, छोटी छोटी थी, अब ताजी ताजी बोई थी। पहले दिन ट्रायल पाए वो सारी खड़ी होगी, फिर वहां उठे, फिर थोड़ी सा सारा पकड़ गई। अगले दिन आए, फिर सारा पकड़ गई, फिर उड़े, फिर सारा पकड़ गेहूं पूरी हो गई। यानी कि उसका कोई भी 1 क्विंटल भी कम नहीं होया। इसलिए कहता हूं भाई नरम फसल चाहे गेहूं की है चाहे धान की है, वो खराब नहीं होती। वो ट्रैक्टर से हमने उसको कल्टीवेट कर दिया, यानी कि उसको खोद दिया, और भाई उसके अंदर ठंड बैठ गई खेत में। और ठंड बैठने थे साथियों, फिर उसमें पानी दिया, फिर उसका रंग देखो कैसा होया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसने पौध बोई और जिसने सीधी धान की बिजाई करी, उसका तो काम नहीं मिट गया। अच्छा, अब जिसने पौध बोई वो बहिए लेने गया, जो कहा जी 7,000 लवाई लेंगे। कद्दू करया ट्रैक्टर में, डीजल फालतू फूकया, जो का टायर गोल हो रहे हैं, टायर नवे पुआए, उसका खर्चा ज्यादा होया जिसना कद्दू गेला पौध लाई। अरे भाई उसमें पानी खड़े करके रखना। अब पानी खड़े करके रखना, बारिश आ गई, पानी ज्यादा हो गया, पानी तो उसमें भी होया, लेकिन जो बीमारी है साथियों, उस बीमारी जो हम पौध लाएंगे उसमें ज्यादा बीमारी आएगी, और उसमें जो सीधी बिजाई करेंगे उसमें बीमारी कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि उसमें हवा लग जा, 10 दिन के बाद गिल्ला करा, बीमारी का कोई कारण ही नहीं है। और भाई दूसरा है ये खाद की बात। अब नवीन जिंदल जी की मैं पढ़ रहा था, ये पहले आते ही पढ़ी, बड़ी कमाल का बना रखा पोस्टर, जो कहा भाई खाद का प्रयोग ना करो। क्या करें? अब खंडन तो कर दिया, मंडन नहीं करया। हमारे यहाँ कुछ लोग खंडन करते हैं, मंडन नहीं करते। बताना चाहिए था भाई यूं नहीं यूं करो। वो चलो मैं बता देता हूं, मेरे को बुला लिया था ना भाई डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड अगर हम खेत में यूज करेंगे, इससे साथियों जीवाणु मरते हैं खेत के। अब जीवाणु क्या है? ये देसी भाषा में हम समझा रहे हैं आपको, अपनी भाषा में, मातृभाषा में, ये रसोइये हैं। आपके घर रसोई है, आप, मैं गया था हेमराज के घर, बड़ी बढ़िया रसोई बन रही है वहां। अरे भाई घर भी अच्छा है, रसोई के अंदर सारा सामान दरिया, चीनी भी है, आटा भी है, दाल भी है, गैस सिलेंडर भी है, चूल्हा भी है, सब कुछ है। पर उस दिन कहने लगा जो राणा जी बनाने वाला नहीं, कोई चाह नहीं बनती। मैं बोले अभी तेरी रसोई इतनी बढ़िया और बनाने वाला कोई है नहीं, तो मेहमान तो खाली जावागा। अब रसोईया जरूरी है, सामान आपका पूरा है, खेत में आपका पूरा सामान है, खाद भी घेर दिया, सारा कुछ घेर दिया, पर रसोइये नहीं है। रसोइये कौन है साथियों? ये है जीवाणु। ये कहां से आते हैं? अब इस पे एक सर्च चल रही है, खोज चल रही है। देसी गाय का गोबर और बलैती गाय का गोबर, भैंस का गोबर, और भाई ऊंट की लीद, गधे की, घोड़े की, निरे जानवरों का गोबर, इस पे एक रिसर्च हुई। और उस सर्च के अंदर साथियों, ये हमारे देवव्रत जी हैं, आचार्य जी गुरुकुल कुरुक्षेत्र के,
ये बेचारे शुरू से खेती, इनके पास 200 किले थे जमीन के, आचार्य जी के पास गुरुकुल में, इसने सारी खेतियां करी। ये एक बहुत बड़ा हिम्मती आदमी है। इसने पहले तो यही रासायनिक खेती करी, तो पहले तो कोई जानकारी नहीं थी, खाद बीज दवाइयों का यही खेती करते थे हम। अरे भाई इसमें स्प्रे करते थे, स्प्रे करते हुए आदमी भी बेहोश हो जाता। इसके 2 नौकर बेहोश हो गए, अस्पताल ले गया, बच गए, लेकिन डर बैठ गया, भाई ये तो खेती कुछ नहीं, आदमी मार खेती है। अब साथियों फिर इसने करी खेती 3 तरह की है, एक तो रासायनिक खेती, अरे एक है जैविक खेती, एक है प्रकृति। वो बाहर से आते थे केंचुए, जैविक खेती के अंदर वो केंचुए गोबर को खा के, ये हमारे सुरेंद्र जी चिम्मा जी ने डेयरी में गया था, वहां देखा जैविक खेती का सिस्टम। वो केंचुए 3 महीने तक गोबर खा के फिर वो वेस्टेज निकालेंगे, वो खाद खेत में जाएगा। ये जैविक खेती है। अब खेती करनी 1 किले की, होल्डिंग तो कम होने लग रही। दुनिया में जमीन फिक्स है, जमीन नहीं बढ़ेगी, आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, जमीन बट गई, जमीन होल्डिंग थोड़ी होगी। अब साथियों खर्चे बढ़ गए। अब ये जो खेती है जैविक, इसमें ज्यादा गोबर की जरूरत पड़ा, ज्यादा पशु रखने पड़ा, इसलिए ये मॉडल नहीं बन पाया। और प्रकृति खेती क्या है? प्रकृति खेती का ये मापदंड आया, लेबोरेटरी के अंदर सारे गोबर जब चेक करे, 1 ग्राम गोबर के अंदर, देसी गाय का 1 ग्राम गोबर के अंदर 300 करोड़ बैक्टीरिया मिले। 300 करोड़। अरे भाई जो मासी है, बलैती गाय है या दूध ज्यादा देवा, इसके 100 ग्राम में 67 जार मिले, 67 लाख। ये 67-68 लाख मिले, ये थोड़े थे। अब साथियों और दूसरों के कम थे सबके, गाय देसी के ज्यादा हैं। और साथियों इस पर रिसर्च भी चल रही है अभी। देसी गाय का पेशाब, देसी गाय का गोबर, देसी गाय का सिस्टम, अब ये खेती के लिए उपयुक्त है। अब जीवामृत तैयार करते हैं 10 किलो गोबर 1 ड्राम में। मैं कहता हूं नवीन जिंदल जी, हमारे जिंदल जी हैं नवीन जी, अगर ये थोड़ा किसानों को प्रोत्साहित करें, ये ड्राम है 4 ड्राम देने पड़ते हैं, 3-4 हजार का खर्चा सारा ये हम किसानों को दें और उसमें 10 किलो गोबर डाल दें देसी गाय का, और उसके अंदर 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन, और थोड़ी सी पेड़ के नीचे की जहां खाद ना गिरा हो वो मिट्टी, ये बैक्टीरिया जीवाणु साथियों 20 मिनट के बाद दुगने होते हैं। ये 20 मिनट के बाद दुगने, 20 मिनट के बाद दुगने, 20 मिनट के बाद दुगने, और 100 माह 300 करोड़ और 10 किलो गोबर में तो ज्यादा है। ये 72 घंटे तक जीवाणु बढ़ेंगे। ये हमने खेत में पहुंचाने, ये हमारे रसोइये हैं। खेत के अंदर साथियों अगर हम खाद गेरें या ना गेरें, ये बैक्टीरिया होने चाहिए। अगर खाद गेरोगे और साथ में आपने बैक्टीरिया भी बचा दिए, मान लो कोई किसान मुड़ नहीं रहा, भाई मैं तो गेरूंगा, तो गेर ले भाई। खाद भी सीधा नहीं लगता पौधे में, उसके लिए भी बैक्टीरिया की जरूरत है, लेकिन वो बैक्टीरिया को मारता भी है। अगर हम गोबर से बैक्टीरिया पैदा करके खेत में पहुंचा देंगे, उस खाद में से नाइट्रोजन लेके पेड़े तक वो पहुंचा देगा। अब साथियों नाइट्रोजन तो हवा में भी है, हवा में 78% है। अगर हम खेत में यूरिया नहीं गेरेंगे, डीएपी नहीं गेरेंगे, ये बैक्टीरिया हवा में से नाइट्रोजन लेके पौधे को दे देंगे।
इसका उदाहरण एक है। अब किसी के पास पैसे आ गए, मेरे जैसे मजदूर पे, मैंने दिहाड़ी करनी छोड़ दी, भी पैसे आ गए, पैसे से सारा सामान ले लिया। और जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं हर रोज दिहाड़ी करता था और कमा के लाके अपने घर का पूरा पाड़ता था। ये बैक्टीरिया भी यही है। अगर तुम खाद घेरोगे, इन्हें काम करने की जरूरत नहीं, ये बेले बैठांगे, भाई खाद आ गया इसी में तो लेकर दे दो। अगर खाद नहीं घेरोगे, ये फिर आओ हमें से लेके देंगे, फिर ये मेहनत करेंगे। अब खेती जो प्रकृति खेती है, ये कर्जा मुक्त है, ये कर्जा नहीं चढ़ाएगी आपके ऊपर। और खाद वाली खेती साथियों, मेरा अपना अनुभव है, आपका बापू करता रहा, आप कर रहे, आपका छोरा करेगा, आगा करेगा। खाद वाली खेती करते चले जाओ, कभी जिंदगी में कर्जा मुक्त नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। अगर आप प्रकृति खेती अपनाओगे, आप 100% कर्जा मुक्त हो जाओगे, आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। कारण उसका क्या है? ये खर्चा भी जो है, ये हमारा कर्जा है। अगर खर्चा होना बंद हो जाए, ये हमारी आमदन है। एक किले पे 20,000 का खर्चा, हमने खर्चा बंद कर दिया, 20,000 तो आमदन होगी। ये आमदन है, सीधी बजाई कर दी, लुवाई बच गई, डीजल बच गया, पानी बच गया, ये हमारी आमदन है। अब इस चीज को अगर आप अपना लेते हो, तो ये नवीन जिंदल जी के प्रोग्राम साथियों सफल हो जाएंगे। जो जितने सांसद हैं देश में, प्रधानमंत्री जी ने सबको कह रखा, सांसदों को भी कह रखा, एमएलए को भी कह रखा, भाई अपने अपने हल्के में एमएलए करेंगे। नवीन जिंदल जी पे 9 हल्के हैं, और इन्होंने रदौर भी उसी में है। अब रदौर की बात जो है साथियों, काफी आसान हो जाएगी। हम ये कहते हैं भाई हमारी जो फसल है, खेती है, वो कर्जा मुक्त हो, जितनी भी हो, और वो हमारे पे कर्जा ना चढ़ाए। ये फसल कर्जा नहीं चढ़ाएगी। अब सरकार की योजना, एक देसी गाय 30,000 रुपये। नायब सैनी जी कह रहे, राणा जी आप कहाँ जा रहे हो? रदौर। भाई प्रकृति खेती पे जो गाय लेना चाहे, ये डीडीए साहब बैठे हुआ, देसी गाय के 30,000, गाय आ गई, फसल आ गई 3 महीने में, दूध आ गया पहले ही। और भाई देसी गाय का दूध बड़ा A2 होता है, दही भी जमाएगी, घी भी मिलागा, लस्सी भी मिलागी, कितने फायदे हैं। फसल तो बाद में आएगी। अब साथियों, इस देसी गाय से आप अपनी फसल कर सकते हो, ये कारखाना है। अब देसी गाय के पेशाब से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होने लग रही। अरे ये तो खेत की बात है। गोबर हम चूल्हे वाली भैंस का पहले शुरू से बचपन से देते आए, इसका गोबर कितना कीमती है, पहले से ही है। तो ये बात लेके साथियों, आज आप सब साथी पल्ले का गांठ मार लो। गांठ का मतलब समझो क्या था? एक बार हम मेले में नहीं, शहर जा रहे थे दादी के ला। दादी ने अपनी चुन्नी में गांठ मार रखी कोने में। मैं बोलिया, दादी ये गांठ कैसी मारी? तो ना पैसे यहाँ कैसे? मैं को ना, जो कहा गांठ देख कर मेरा काम याद आ जा, भाई जिस काम से मैं शहर जा रही हूँ कभी भूल ना जाऊं। गांठ मारने का मतलब ये है, हम भाई प्रकृति खेती भूल ना जाइयो, याद रखो, थारा उधार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, और कर्जा मुक्त खेती हो जाएगी। इसलिए साथियों, ये खेती हमारी जो है उत्तम है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। पहले भी ऐसी था, खेतियों के अंदर ना पानी था, ना खाद था, खेती हुआ करती, बेरड़ो हुआ थी, सरसों मसरी हो करा दी, 2-2 फसलें इकट्ठी हो करा दी, सूह हो करा दी, और साथियों बाजरा और मक्का हो करा था, बीच में कचरियां बहुत हो करा दी। ये सारा सिस्टम बहुत अच्छा था। अब साथियों, फसल तो करनी हमने, बफर स्टॉक भरने, सरकार के गोदाम भी भरने, नए तरीके से खेती करके। और भाई जो साग सब्जी, भाई 2 सब्जियां खराब हो जाए, दाना खराब हो जा, ये हमारे साथी बोल रहे थे। सब्जी के लिए तो
गनौर मंडी बहुत बड़ी बनी है अब, और इसमें बहुत सारा बढ़िया काम लग रहा। कोल्ड स्टोर वो जी चाय का हमने जापान के साथ, इंग्लैंड के साथ समझौते करे हैं। कोई किसान अगर कोल्ड स्टोर लगाना चाहे खूब पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है, सरकार पूरी आपके साथ है। तो साथियों, मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप सभी साथी अपनी खेती की तरफ ध्यान दो और पशुपालन की तरफ ध्यान दो। मच्छी पालन है, साग सब्जी है, सबकी तरफ ध्यान दो और प्रकृति खेती के हिसाब से सब्जियां भी करो। और मैं समझता हूं भाई जिन्होंने पशु पाल रखे वो मेरी एक बात ध्यान से सुन लें। मेरे पास भी गाय हैं, देसी गाय हैं, भैंस भी हैं। मैं अपने खेत में जाऊं, जो खेत है चारे वाला, चरी वाला, बरसीन वाला, अपने नौकर से पूछो इसमें ना खाद तो नहीं गिरया? जो का ना जी, मैं बहुत बढ़िया करया, जीवामृत गिरो। ये जो ड्राम मदर है ना, पानी वाले जो बच्चे में रला के इसमें पहुंचा दो। मैंने क्यों कहा ये भाई खाद ना गिरो? खेती में खाद गिरोगे 3 महीने के बाद फसल आएगी। अगर आप दूध देने वाले पशु को खाद वाला चारा गिरोगे, सवेरी गिरोगे तो शाम वाले दूध में आ जाएगा, रात ना गिरोगे सवेर वाले दूध में आ जाएगा, और ये दूध जरीला हो जाएगा। आपका पोता पी रहा है इसना, आपका बेटा पी रहा, आपकी घर वाली पी रही, अर्थ हम जहर पिला रहे, उन्हें कैंसर होगा, फिर अस्पताल ले जाओगे। अस्पताल के अंदर एक साथियों बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होया। 105 औरतों के बच्चे जो एक दिन के हैं उन पे एक्सपेरिमेंट होया, भाई इनका ब्लड टेस्ट करो। 105 बच्चों का ब्लड टेस्ट के अंदर पॉइजन आया। आंख नहीं खुली अभी। कहां से आया? मां से आया। मां में कहां से आया? खाने पीने से आया। तो साथियों, ये जो हम खाते हैं, दूध है, सब्जी है, अगर हम खाद वाली खाएंगे तो पॉइजन आएगा। अगर हम सब्जी भी बिना खाद के, बिना दवाई के खाएंगे तो पॉइजन आएगा नहीं। अगर हम दूध भी बिना खाद दवाई वाला पशु को खिलाएंगे, दूध भी अच्छा आएगा, नाज भी अच्छा आएगा। फिर साथियों, जब सारा ठीक हो जाएगा 2047 तक, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो जाएगा। 20% जमीन के अंदर हम प्रकृति खेती करने में कामयाब हो जाएंगे और हमारे देश के साथियों आत्मनिर्भर किसान हो जाएगा और गबरू पैदा होंगे। जो बच्चे हैं ना, खेलों में जाते हैं, खेत में जाते हैं, ये बच्चे जो जन्म से माँ बाप से इनको बेसिक ताकत मिलती है। बच्चे को जन्म से बेसिक ताकत मिलती है। जामने से ही पता लग जा, बच्चे के पालने में पैरों को पता लग जा, ये कितना बड़ा गबरू बनेगा। अब साथियों, अच्छा खाओगे तो अच्छा तगड़ा बच्चा नौजवान बनेगा और देश की सीमाओं पे, देश के विकास में उसका योगदान होगा। कह करा भाई शरीर तगड़ा, दिमाग भी तगड़ा। तो हर तरह से साथियों, हमने अपनी खेती को शुद्ध रखना। मैं नवीन जिंदल जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, लेकिन किसी कारणवश शायद वो नहीं आ सके। कोई बात नहीं, हम बैठे यहाँ, उनके साथी हैं, उनके अधिकारी बैठे, उनके साथी बैठे, सब ने मिलकर ये काम किया। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथियों, पल्ले में गांठ मार लियो, प्रकृति खेती की तरफ बढ़ो, देसी गाय को घर में लेके आओ। 30,000 नैब श्रेणी से ले लो। मुख्यमंत्री हमारा दे रहा, खूब खुला खजाना खोल रखा, जितनी मर्जी लो। तो साथियों, सरकार आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी। इसलिए आपने आए हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री महोदय। मैं अब नवीन जिंदल फाउंडेशन की टीम से निवेदन करूंगा कि वो आए और मुख्य अतिथि महोदय को एक राष्ट्रीय ध्वज भेंट करें। नवीन जिंदल फाउंडेशन की टीम, भूषण मंगला जी, बलविंदर जी, कृपया मंच पर आएं और एक राष्ट्रीय ध्वज
माननीय मंत्री भारत माता की। नवीन जिंदल फाउंडेशन की टीम से मेरा निवेदन है कि नवीन कृषि संकल्प अभियान का पोस्टर भी मंत्री महोदय का हाथों लॉन्च करवाएं, ताकि एक मैसेज जाए पूरे देश में। सभी एक एक कॉपी अपने हाथ में ले लें इसकी। यहां पर उपस्थित सभी किसान साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों के लिए जल पान की व्यवस्था है, कृपया लेकर जाएं। और हमारी नवीन जिंदल फाउंडेशन की टीम इस नए अभियान के लिए आपके बीच में बनी रहेगी, आपके गांव में आती रहेगी। आप जब भी कभी एक राष्ट्रीय ध्वज हमारे डीडीए साहब को भेंट किया जा रहा है। भारत माता की, जोरदार नारा लगाएं, भारत माता की। राष्ट्रीय गान के लिए यहीं पर रुक जाएं। सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी राष्ट्रीय गान के साथ इस अभियान का ये कार्यक्रम हम समापन करेंगे। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।